नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन संपूर्ण सोयाबीन छिड़काव प्रबंधन इस विषय पर आपके साथ में कुछ चर्चा करेंगे। ये सोयाबीन का ही विषय क्यों लिया गया है क्योंकि सोयाबीन का क्रॉप अभी कई जगह पे 15 दिन का है, कई जगह के 20 से 25 दिन का है और उसका छिड़काव का समय आ चुका है। और ये छिड़काव सोयाबीन के ऊपर जो पहले छिड़काव होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। उसके लिए आपको कौन सा छिड़काव कैसा करना है, शाकनी के साथ में कौन सा आपको कीटनाशक लेना है, वो सब इसमें बताया जाएगा। आप इसकी तरफ थोड़ा गौर से देखिए, सुनिए और उस हिसाब से आप आपके खेतों में उसको छिड़काव के समय उसका उपयोग कीजिए। अभी आपको हवामान अंदाज के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो हवामान अंदाज बताया गया है, ये जो हरा लकीर बताया गया है, इस एरिया में कुछ कम बारिश होगी और ये बीच वाला जो एरिया बताया यहाँ पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होगी और ये रेड वाला जो एरिया बताया यहाँ पे बारिश होगी या कई जगह होगी। पर कोंकण एरिया जो है इसके अंदर बारिश अच्छी खासी होगी। यहाँ पे सब भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अमरावती, यवतमाल बहुत सारे ठिकान के ऊपर अच्छी बारिश हो सकती है। ये जिले में कहीं तो भी हल्की बारिश यहाँ गिरेगी, वहाँ गिरेगी, ऐसा होगा और बाकी एरिया पे अच्छी बारिश होगी। अभी चूंकि इस सप्ताह में कोई कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए बारिश का कोई ऐसा अच्छा खासा अनुमान आपको नहीं दे सकते। कई जगह बहुत अच्छी होने वाली है, जैसा आज कोंकण, मुंबई, पुणे और नासिक का त्र्यंबकेश्वर का एरिया, वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो गई है। इधर विदर्भ के अंदर आप जाएंगे तो बुल्डाना में अब अच्छी बारिश हुई है। ऐसा कई जगह अच्छी है, कई जगह कम, ऐसा बारिश का पूरा अनुमान है। इसके अंदर समय के समस्या के कारण प्रति एकड़ 5 किलो किस्ता GR 5 किलो रेत में मिलाया जाना चाहिए। गेहूँ या ज्वार में 5 किलो रुपये उपयोग किया जाना चाहिए। ये काय के लिए किया जाना चाहिए? किस्ता GR यहाँ पे जो सॉइल जमीन वाले जो कीटक है उसको आपको कंट्रोल में लाना है। इसके लिए आपको किस्ता GR 5 किलोग्राम आप तो गेहूँ या ज्वार के आटे में या भरडे में या तो रेत में फैला के खेत में डालिए, तो जमीन वाले जो कीटक है उसको ये अटकाव कर सकता है। अभी संक्षेप में कृषि सलाह क्या होता है, अभी आगे का सोयाबीन का तो बता देते हैं आपको कुछ नहीं, पर इसमें सोयाबीन संक्षेप में क्या है, सब आदमी पूरा लाइव नहीं देखना चाहते, उनको उतना ही देखना है, तो ये संक्षेप में बताया जा रहा है। सोयाबीन, तूर और कपास के लिए सोयाबीन की जानकारी। यदि सोयाबीन के लिए पूर्व उभरने वाला शाकनीशी वापरना है, किया जाना है, तो बूस्टर अमोनी 12.4 ग्राम इसका प्रयोग बुआई के 3 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। यदि इसके साथ अंकुरित खरपतवार है, 3 दिन में आपने मारना है और उसके पहले यदि कुछ खरपतवार अंकुरित हुआ है तो ओंडो या ग्रामोक्सोन 50 मिली का उपयोग कर सकते हैं प्रति पंप, ये पर एकड़ का है। शाकनीशी के लिए चार्जिंग या साधारण पंप का उपयोग करें, प्रति एकड़ 150 लीटर पानी जरूरी है। और गंदा पानी शाकनीशी के टाइम में क्या, कोई भी फसल के ऊपर कोई भी छिड़काव करते हैं तो साफ सुथरा पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए। अब शाकनीशी का आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। फिर क्या करना है, यदि तना मक्खी, रक्षोषक की इल्ली का यदि आपको प्रकोप रोकना है तो शाकनीशी के साथ में क्या करना है, आपको रेज या राउडी 15 मिली का उपयोग करें। और शाकनीशी का पौधे के ऊपर जो आघात होता है, थोड़ा सा झटका बैठता है, वो ना बैठना, इसलिए आपको शॉकअप 50 मिली उसमें डालना जरूरी है। यदि सोयाबीन में मिश्रित फसल हो तो शाकनीशी का वापर, यदि सोयाबीन के अंदर आपने तुअर डाली होगी तो शाकनीशी का वापर 20 से 25% कम करना चाहिए, ताकि वो तुअर के फसल को या अरहर के फसल को कोई तकलीफ ना हो। यदि सोयाबीन शाकनीशी का पहला छिड़काव रेज या राउडी के साथ नहीं किया होगा, यदि आपने शाकनीशी के साथ में रेज या राउडी का छिड़काव नहीं किया गया होगा तो 30 दिनों के भीतर राउडी 15 मिली या तो झेनाब 15 मिली
और ग्रोथ यदि कम होगी और ग्रोथ बढ़ानी है तो 40 रिफ्रेश 40 मिली ये लेना चाहिए। यदि फुटाव कम होगा तो वहां पे टॉपअप 40 मिली, उसके अंदर 19 75 ग्राम ये फूलों की शुरुआत होने के बाद करना है। बाद में आपको फूलों की शुरुआत हो गई उसके बाद में आपको जेब और 1261 आप ले सकते हैं। अब ये तीनों स्थिति के अंदर आपको यहाँ के छिड़काव बताए गए हैं। इस हिसाब से आप सोयाबीन के ऊपर छिड़काव ले सकते हैं। कौन से स्थिति में आपका क्रॉप है उस स्थिति में ये छिड़काव लीजिए, आपकी फसल अच्छी खासी खड़ी हो जाएगी। अभी कुछ जगह पर सोयाबीन पीली पड़ रही है, चूना पत्थर वाली जमीन, जहाँ पे चूना पत्थर वाली जमीन है वहां पे सोयाबीन पीली गिर रही है, उसके लिए क्या करना है 19 75 ग्राम जिंक EDTA 20 ग्राम, फेरस EDTA 20 ग्राम और रिफ्रेश 40 मिली इसका आप छिड़काव करें, उसका पीलापन पूरा निकल जाएगा। और कीटकनाशक में आप रेज या राउडी का प्रयोग इसके साथ में कर सकते हैं। 19 75 ग्राम और रेज या राउडी 15 मिली, रिफ्रेश 40 से 50 उपयोग अन्य मिट्टी के पीली पड़ रहे सोयाबीन में किया जा सकता है। यदि चूना पत्थर वाली जमीन है तो आपको जिंक EDTA और फेरस EDTA लेना है। और जो जमीन आपकी सही है और उसके अंदर यदि कपास पीला अपना सोयाबीन आपका पीला पड़ रहा हो तो उसके अंदर जिंक और फेरस ना ले, 19 75 ग्राम रेज या राउडी 15 मिली, रिफ्रेश 40 से 50 मिली का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में यदि सोयाबीन का पौधा जल रहा है, आप उखाड़ रहे हैं और बीच में जल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है ट्राइकोबुश DX 500 ग्राम का गाढ़ा छिड़काव करना है, वो जमीन से थोड़ा सा नीचे उतरना है। कपास के बारे में जानकारी, यह आपको मैंने सोयाबीन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी है, वैसा सोयाबीन के बारे में आपको मैं पूरा छिड़काव प्रबंधन आपको बताने वाला हूं। अब आपको कपास के बारे में यदि शाकनाशी का प्रयोग किया जाना होगा तो जब मिट्टी में नमी अच्छी हो और कपास 5 से 6 पत्तियों के ऊपर हो और खरपतवार 3 पत्ती वाला हो तो चौड़ी गोल पत्ती वाले खरपतवार के लिए 300 मिली प्रति एकड़ बूस्टर का हेक या तो हिटवीड मैक्स या तो घासा, ये शाकनाशी का उपयोग आप कर सकते हैं। कपास में ग्लाइफोसेट का शाकनाशी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। यदि कपास में अरहर या तुवर है तो शाकनाशी का प्रयोग ना करें। शाकनाशी को शॉक करने के लिए आपको 50 मिली प्रति पंप डालना है। पहले बैठे भी बताया सोयाबीन के अंदर यदि शाकनाशी का यदि क्रॉप को शॉक बैठता है तो यदि आप शॉक डालते हैं तो वो शॉक एब्सॉर्ब होता है और आपकी फसल अच्छी खासी आपको दिखने लगती है। यदि कम ग्रोथ या लाल पीली कपास होगी, ग्रोथ भी कम है, लाल पीली हो गई होंगी, या 30 दिन के बीच वाले कपास के लिए आपको क्या करना है NPK बूस्ट 50 ग्राम प्रति पंप, 19 200 ग्राम प्लस उसके अंदर राइजर 150 मिली एक प्रति पंप डाल के उसका आपको कपास के अंदर ड्रेंचिंग करना है। ये ड्रेंचिंग करने के बाद में चौथे या 5वें दिन आपको कपास की हालत अच्छी खासी दिखाई पड़ेगी। यदि आवश्यक हो तो कपास का छिड़काव करने से बचे, क्योंकि इसके अंदर उस टाइम में मित्र कीड़ होती है। पहले शुरुआत में मित्र कीट कपास के ऊपर बहुत होती है। यदि वो मित्र कीट को बचाना है तो आपको कीटकनाशक का फवारा नहीं किया तो अच्छा रहेगा। यदि कीट का प्रकोप होने पर पहला छिड़काव यदि करना चाहते हैं तो रियांस 20 मिली प्रति पंप, रिफ्रेश 40 मिली और उसके अंदर परिस 19 75 ग्राम इस तरीके से आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है तो करिए, नहीं दिख रहा है तो ना कीजिए, आप मित्र कीट बचा सकते हैं। कपास में खाद डालते समय बुआई के साथ खाद डालें। यदि पहली खुराक के उर्वरक कम दिया जाता है तो आपको यूरिया प्लस बजट हो तो ड्रेंचिंग न की गई हो तो यूरिया के साथ में राइजर जी 5 से 10 किलो और प्रति एकड़ सल्फाबुल 2 किलो का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने खाद डाला नहीं होगा तो आपको यूरिया और बजट होगा तो आपको राइजर जी
और सल्फाबुश का प्रयोग करिए। कपास आपकी अच्छी खासी उभर के आ जाएंगे और फिर आपको आपकी जो फसल है वो अच्छी दिखाई पड़ेगी। तुअर के बारे में या अरहर, तुअर बोली जाती है, कई जगह अरहर बोला जाता है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ऐसी है, व्हाइट गोल्ड पैटर्न से अरहर का रोपण किया गया होगा तो अरहर की 25 दिन के बाद निराई करके डिरो को छांट देना है। आपको निराई करना बोले तो पौधे की संख्या कम करना है और सही डिस्टेंस के ऊपर पौधे रखना चाहिए। जब मिट्टी अच्छे तरह से नमी हो तो विल्ट और जड़ शासन से बचने के लिए ट्राइकोबुश डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ ड्रेंचिंग करें। ये आपको पहले बताया जा रहा है। यदि आपके पास बजट है तो आप एनपीके बुश डीएक्स और राइजर उसके अंदर मिला सकते हैं। आपको ये यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, तुअर का क्रॉप जब पहले निकलता है तो वो उसमें एक खासियत होती है कि वो पहले से थोड़ा सा कम, उसमें ऐसा लगता है कि जान नहीं है, पीला पड़ता है। यदि आपको उसको अच्छा खासा देखना है तो आप ट्राइकोबुश डीएक्स के साथ में एनपीके बुश डीएक्स 50 ग्राम और राइजर 1.5 लीटर पर एकड़ के साथ में आप इसको डाल सकते हैं। पत्ती खाने वाली या पत्ती लपेटने वाली कीटों का प्रयोग अधिक होगा तो ईमान 10 ग्राम का छिड़काव कर सकते हैं। कई जगह पर अरहर पीली पड़ रही है, मैंने जो अभी बताया आपको, चूना पत्थर वाली जमीन में पीली पड़ने वाली अरहर को, चूना पत्थर वाली जमीन के अंदर यदि अरहर पीली पड़ती है तो जिंक ईडीटीए, फेरस ईडीटीए और 19-19 दो जगह ड्रेंचिंग करिए। लेकिन मिट्टियों में पीली गिरने वाली सोयाबीन के लिए आपको 19-19 2 किलोग्राम, राइजर 1.5 लीटर और ट्राइको बुश डीएक्स 1.5 किलो का ड्रेंचिंग बहुत जरूरी है। अब सोयाबीन के बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी लेंगे। सोयाबीन का फवारनी का संक्षिप्त जानकारी और कीटों की पहचान, पूरे पीक का कीट और कीटों की पहचान, रोगों की पहचान, ये आपको इसमें बताया जाएगा। और हम आज आपको जो अच्छे खासे जो मॉलिक्यूल है, अच्छे रिजल्ट देने वाले मॉलिक्यूल है, उसके बारे में भी आपको, सोयाबीन के तो इसके बारे में भी आपको अभी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। कीट के प्रकार कौन थे? तना मक्खी, गर्डल बीटल, महुआ, सफेद मक्खी, ऊंट अल्ली, बालों वाली इल्ली, स्पोडोप्टेरा, फल्ली को कुरतड़ने वाली इल्ली, मारोका इल्ली और व्हाइट ग्रप सफेद लट, ये मुख्य कीट आपको सोयाबीन के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तना मक्खी स्टेम, ये सन क्या होता है, प्रवेश करता है और तन के मूल के भाग को खा जाता है। अंकुरन के 15 दिन के बाद फसल की बड़ी संख्या में ये देखा जा सकता है। संकरित पौधे पीले पड़ जाते हैं, सूखे जाते हैं और मर जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ तने से सिर तक सड़ जाता है, आपूर्ति कम हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां लाल काले धब्बे दिखाई देना पड़ता है। साथ ही पत्ती का आधा हिस्सा सूखकर मुड़ जाता है, पौधे मर जाते हैं। इससे खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है और उत्पादन में कम होता है। यदि घुन सोयाबीन के फसल पर जीवन की, ये जो कीड़ है, तना मक्खी की कीड़ है, ये 4 से 5 पीढ़ियां सोयाबीन के फसल के ऊपर पूरी करती है। देर से फसल के में छेद करने वाले कीड़ों का संक्रमण, पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन तना सड़ने की फलियों को सोयाबीन का बीज का वजन कम आता है और फलियां गुठली से नहीं भरती जाती है। अभी तना मक्खी क्या होती है, ये देखो, ये मक्खी है, ये क्या करती है, ये आप सामने वाली उसकी जो सूंड होती है उससे कहाँ पे जगह अच्छी है वहाँ पे छेद करती है और पीछे के उसका जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ से वो अंडा पेड़ में छोड़ जाता है और वहाँ पे इसकी अल्ली तैयार हो जाती है। और ये अल्ली तैयार होने के बाद में क्या होता है, उसकी जो बीच वाली जो नस है ये पूरी खाई जाती है। और ये बीच वाली नस खाने की वजह से यदि पौधा तो दिखता है अच्छा, पर उसको फूल फल्ली आपको कम दिखेंगी, फल्ली भी होगी तो वो उसके अंदर आपको दाने की भरन नहीं दिखाई पड़ेगी। अब ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, रेज 15 मिली या तो राउडी 15 मिली या तो जेनॉप 15 मिली प्रमाण 15 लीटर पानी के लिए इसका छिड़काव यदि करते हैं तो इसको आप रोक सकते हैं। इसके लिए आपको तना मक्खी को यदि रोकना है तो रेज 15 मिली या तो राउडी 15 मिली या तो जेनॉप 15 मिली 15 लीटर पानी में लेके छिड़काव करिए, आप इसको अच्छे खासे रोक सकते हैं। गर्डल बीटल, इसको आप क्या बोलते हैं, गर्डल बीटल बोलते, हमारे इसमें चक्री भूंगा बोला जाता है। चक्री भूंगा क्यों बोला जाता है,
ये देखिए आप किट दिख रही, ये क्या करता है, पौधों को बराबर राउंड के अंदर ऐसा कट मारता है। राउंड के अंदर कट मारने में वो कम से कम 3 छेद करता है और एक छेद में ही अंडा डालता है। जो छेद अच्छा होगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे अपना बच्चा पल सकता है, वही छेद में वो अंडा डालेगा। और अंडा डालने के बाद में क्या होगा, वो ऊपर का हिस्सा जो है वो सूखना चालू होगा, फिर दाने छोटे बन जाते हैं, फलियां रुक जाती है और गिर भी जाती है। तो उसके लिए भी क्या करना है, रेस 15 मिली या तो राउडी 15 मिली या तो पांडा सुपर 30 मिली या तो जेनॉप 15 मिली, ये आपको 15 लीटर पानी में मार के आपको उसका छिड़काव करना है। तो यदि आप तना मक्खी और गर्डल बीटल चक्री भुंगा होता है तो जो दोनों के लिए आपको रेज या राउडी या जेनॉप या पांडा सुपर, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। ऊन डली क्यों बताया बोली जाती है इसको, ये जो बल्ली चलती है तो बीच वाला हिस्सा उठाया जाता है, इसलिए ऊन डली बोलते हैं। और ये हिस्सा क्यों उठता है मालूम है, इसको बीच में पैर नहीं है, इसके लिए ये ऐसा उठता है। अब ये हरी पत्तियां जो होती है उसके ऊपर इसका आक्रमण होता है और ये पत्तियां को हली जो कोली पत्तियां होती है उसको खा जाती है, छेद छेद करती है। और लगातार 5 दिनों तक ये प्रतिदिन 40 अंडे देती है। और इसके लिए आपको अच्छा खासा यदि इसका प्रबंधन करना है तो पांडा सुपर पंप के लिए 30 मिली या तो सरेंडर 30 मिली या जेनॉप 15 मिली 15 लीटर पानी के अंदर आप मार सकते हैं। यदि इसको आप पहला बचाव कर सकते हैं और पत्ती आपकी अच्छी आती है तो आगे की फसल आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद में बालों वाली इल्ली, ये बालों वाली इल्ली जो है छोटी लार्वा सोयाबीन के पौधे पर गुच्छे से पाई जाती है, ऐसे बिल्कुल गुच्छे के जब जैसी जैसी बली बड़ी हो जाएगी तो ये लाल भूरे रंग दिखाई देने लगेंगे, कई जगह पे आपको काली भी दिखाई देने पड़ेगी। ये कीट प्राथमिक अवस्था में कीटों का प्रकोप होने पर फूलों की संख्या, फलियों की संख्या कम होती है और यदि फलियों का दाने का भी वजन कम मिलता है, फिर इसके लिए क्या करना है आपको, ईमान 10 ग्राम या मस्केट 30 मिली या राउडी 15 मिली 15 लीटर पानी के अंदर आपको डाल के उसका छिड़काव करना है। उसके बाद में ये सबसे खतरनाक इल्ली स्पोडोप्टेरा, तंबाकू की इल्ली बोली जाती है इसको, ये इल्ली सबसे खतरनाक। ये क्या करती है मालूम है, ये पत्तियों के ऊपर झुंड से ऐसे अंडे डाले जाते हैं इसके गुच्छों में, और जब वो अंडों में से जब इल्लियां निकलेगी तो इल्लियां पहले क्या करती है मालूम है आपको, ये दिखाई पड़ा है, ये पत्तियों में का हरापन पूरा चूस लेती है। वहां पे वो अपनी 2 पीढ़ियां वो पत्ते के ऊपर ही करती है, फिर वो तीसरे पीढ़ियों के लिए फिर आगे उसका मारा जो जाता है वो फलियों के ऊपर जाता है। इसमें क्या करना चाहिए आपको, और ये अली का एक सबसे बड़ा एक है जीने के लिए, ये दिन भर मट्टी में छुपे रहेंगी और शाम को ऊपर आएंगी और फसल का पूरा नुकसान करके जाएगी। इसीलिए इसके लिए आपको छिड़काव जो करना है वो शाम को करना है। फिर उसके लिए क्या करना है, ईमान 10 ग्राम और पांडा सुपर 30 मिली या विटारा प्लस 40 मिली या मस्केट 30 मिली या तो सिंजो 7 मिली 15 लीटर पानी के लिए लेके ये अल्ली के लिए छिड़काव करना है। यदि ये अल्ली का प्रकोप से आप बचना चाहते हैं तो आपको शाम को यदि आप अच्छे से आप इसका छिड़काव करते हैं तो ये इल्ली से आप बच सकते हैं। अब फली कुरतरने वाली ये इल्ली जो है, फली बनने के बाद में ये सिर्फ फलियों के दाने खत्म करती है। फलियों को छेदक लार्वा शुरू में पौधों के नई पत्ती या फूलों में फलियों को खाती है, बाद में फलियां भरते समय बीज को खाती है। अनाज खाते समय खेत में पाए जाते शरीर का अगला भार फलियों में और आधा उसका हिस्सा बाहर आता है, और ये 60 से 80% नुकसान करती है, क्योंकि आपकी फली बन गई उसी टाइम में इसका प्रकोप है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया विटारा प्लस, या तो ईमान 10 ग्राम या तो सिंजो 7 मिली या तो मस्केट या तो सरेंडर,
आप विटारा प्लस में जाएंगे तो सबसे आपको अच्छा सा कंट्रोल मिल सकता है। उसके बाद मारोका इल्ली, ये इल्ली मारने के लिए बहुत तकलीफ जाती है, ये जल्दी मरने वाली इल्ली नहीं होती है। और इन कीड़ों के पतंग भूरे रंग के होते हैं और पिछला पंख पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। और मादा पतंग फूलों को फलियों पर अंडे देती है, फलियों के ऊपर अंडे देती है। कैटरपिलर के रंग में सफ़ेद और अर्ध पारदर्शी होता है, ये देखिए। और इसकी पीठ पर 6 जोड़ी में भूरे रंग के धब्बे होते हैं। अंडे से निकलना लार्वा उभरे हुए फूलों पर और मकड़ी के पत्तों पर इकट्ठा करके अपना जाल बनाता है और उन्हें खाता है, और अतः फूल फलियों में परिवर्तित होने नहीं देता। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा है विटारा प्लस 40 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के यदि आप स्प्रे कर सकते हैं, कई जगह आपको मारोका दिखाई पड़ी, तो आप क्या करो, विटारा प्लस 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे करो। क्या क्या होगा, बाकी भी इल्लियाँ जाएगी और इसका भी अच्छा आपको प्रबंधन मिल सकता है। अभी महुआ बोले तो मावा बोलते हैं, इसको एफिड्स बोला जाता है। ये क्या करता है, जो नया ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ये उसको जकड़ लेता है पूरा, और वहाँ पे जकड़ लेने के बाद में क्या होता है, पौधा आगे बढ़ता नहीं है, सूख जाता है। कभी कभी वो महुआ उसको खा भी डालता है। यदि महुए ने ऊपर का यदि बाहर का हिस्सा पकड़ लिया है तो अन्नरस जाने वाली नली ऊपर, अन्नरस तो ऊपर लेके जाती है, ऊपर बाहर वाली जो अल्ली है, नस जो है, वो अन्नरस नीचे आने नहीं देती है और उसकी वजह से पौधे का विकास नहीं होता है। फिर इसके लिए क्या करना है, और महुआ का एक है, ये महुआ शावकों को जन्म देता है। इसके अंदर कोई नर नहीं होता है, मादिया होती है और वो जन्म देती है और बड़े पैमाने पे देती है। कब होता है ये इसका प्रकोप, यदि पूरा बारिश का मौसम रहेगा, पूरा बादल छाए हुए रहेंगे, जब इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या करना है आपको, रियांस, रेज, पांडा सुपर या तो सरेंडर, ये चारों में से कोई भी ले सकते हो। उसमें से आप रियांस और रेज ले लिए तो सबसे बढ़िया आपको कंट्रोल मिल सकता है। बाद में सफ़ेद मक्खी, ये सफ़ेद मक्खी को रोकना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यों, सफ़ेद मक्खी के वजह से आपको येलो वेन मोज़ेक वायरस का प्रकोप सफ़ेद मक्खी से ही होता है। आपको उस टाइम मक्खी दिखाई नहीं पड़ेगी, उसने काम करके चली गई और आपको दिखाई पड़ेगा, अरे बाप रे तो मेरा वायरस आ गया, पीला पड़ गया, सब आप चिल्लाएंगे और अभी भी चिल्लाना चालू हो जाएगा एक 10-15 दिन के अंदर। तो उसके लिए आपको पहले से ही सफ़ेद मक्खी के लिए दवाई छिड़कना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सफ़ेद मक्खी के अंदर अंडे होते हैं, छोटे छोटे, उसके पिलार अवस्था बोलते हैं वो होती है, और ये बड़ी वाली मक्खी होती है। ये सबको यदि आपको अच्छे खासा कंट्रोल करना है, यदि सिर्फ उड़ने वाली होती है तो सरेंडर पांडा सुपर ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अमेट 10 ग्राम उड़ने वाली पक्के जो पूरे होंगे। यदि आपको तीनों अवस्था कंट्रोल करनी है, उसका अंडा भी मारना है, उसकी छोटी पिल्ली भी मारना है और बड़ी भी मारना है, तो पटियाला पैक लीजिए। आपको तीनों अवस्था का कंट्रोल करीब करीब 10 से 15 दिन तक आपको वहाँ पे सफ़ेद मक्खी दिखाई नहीं पड़ेगी। आप पटियाला पैक यदि छिड़काव कर सकते हैं तो। सफ़ेद लट, ये तो अभी इस साल तो जल्दी चालू हो गया। मैंने बहुत पहले बताया था कि इस साल सफ़ेद लट और हमारे संतरा मौसम्बी के अंदर फाइटोप्थोरा का प्रकोप इस साल जल्दी चालू हो जाएगा, और वो चालू हो गया। अब इसके अंदर क्या है, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के बाद कैटरपिलर एक गहराई तक समा जाती है, नीचे चली जाती है, रखती नहीं। वयस्क को निकलने, वयस्क कीट पहली बारिश तक मिट्टी में निष्क्रिय रहता है। यदि एक घुन जीवन काल में 80 से 90 दिन का होता है, और इस प्रकार व्हाइट ग्रब की एक पीढ़ी 1 वर्ष में पूरी हो जाती है। इसका प्रकोप कब चालू होता है, मई जून के अंदर, पहली जब मौसम बारिश का चालू होता है, बारिश होने के पहले का, उस टाइम इसके जो भूंगे होते हैं, ये नीम के झाड़ के ऊपर या तो बबूल के झाड़ के ऊपर या तो बेर के झाड़ के ऊपर, इनका दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में जो मादी कीड़ा होता है, मादी का बग जो होता है, ये कहीं पे भी खेत के अंदर जहाँ पे नरम मिलेगा, मिट्टी की आपको ऐसे नरम मिलेंगी, सूखी मिलेंगी, वहाँ पे जाके ये उसके अंडे छोड़े जाते हैं, और उसमें से 8 से 10 दिन के अंदर बारीक इल्ली होती है, और पहली इल्ली
1 महीने तक ये मिट्टी खा के बड़े होती है, बाद में फिर ये फसल को खत्म करना चालू। इसके लिए आपको सबसे अच्छा यदि नियंत्रण लेना है तो जैविक में मेटाराइजम और बिवेरिया 1 किलो प्रति एकड़ आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो पांडा सुपर 1 लीटर और रियांस 500 मिली इसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आपको दोनों का ड्रेंचिंग करना है। सफ़ेद लट ये इस साल हर फसल के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। आज ही एक काश्तकार ने बोला है कि सर हल्दी के अंदर सफ़ेद लट का प्रकोप चालू हो गया है। फिर उसको मैंने बोला आपको कहाँ दिखाई पड़ता है ना, वहाँ का और आगे पीछे का 10-10 फीट का हिस्सा कर लीजिए, और तीसरे दिन पूरे खेत में उसका आप छिड़काव ड्रेंचिंग कर लीजिए। आपका सफ़ेद लट कंट्रोल हो जाएगा, और आपको और 1-1.5 महीने के बाद में और करना पड़ेगा। अभी रोग प्रबंधन में क्या है? जड़ सड़, तना सड़, चारकोल रॉट, तांबेरा, जीवाणु झुलसा रोग, विषाणुजन्य झुलसा रोग, येलो मोज़ेक और लीफ रिंकल। अभी इसके लिए आपको बताया जाता है तना सड़, जड़ सड़, चारकोल रॉट, ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ सडन छिड़काव बुआई के 50 दिन के दौरान पूरा अच्छा जमीन में जाना, इसलिए उसका छिड़काव अच्छा करना चाहिए। पिछले साल वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर के हिस्से में ये चारकोल रॉट, चारकोल बोले तो पूरा कोयले जैसा काला, उसी को चारकोल बताया गया है। पूरी फसल खत्म हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई फसल तो मर गई है, पर उसके अंदर जब दिखाई पड़ा है तो चारकोल रॉट है। और चारकोल रॉट के लिए आपको ट्राइकोबुस डीएक्स के सिवा कोई भी आपको चारा नहीं है। आपको इसका छिड़काव पहले से करना चाहिए। अब इसका छिड़काव जब करते हैं तो क्या करना चाहिए? 50 दिन के दौरान के पहले भी कर सकते हो। इसका पानी जमीन में उतरना चाहिए ताकि ये जड़ सड़, तना सड़ और चारकोल रॉट को रोक सके। बाद में कॉलर रॉट बोले तो जमीन से ऊपर, जमीन के ऊपर एक ऐसा राउंड आता है और उसके नीचे की जो जड़ है, जो उसका पौधे का जो खोड़ बोलेंगे उसको, वो सड़ना चालू हो जाता है। अब वो सड़ना चालू होने के बाद क्या होता है? पौधा नीचे से तो जा रहा है, ऊपर से उसके आएगा नहीं और पौधा मर जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए भी आपको ड्रेंचिंग करना है। पौधे के ऊपर से आपको दवाई को छोड़ना है, ड्रेंचिंग करना है। यदि आप दवाई को पौधे के ऊपर से छोड़ देते हैं, ये हिस्से के ऊपर से, तो इसका संक्रमण रुकता है। उसके लिए क्या करना है? एक तो ब्लू कार्ड, या तो विम सुपर, या तो पिक्सल 15 लीटर पानी में 40 और 30 ग्राम, 3 में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसका ये कॉलर रॉट रुक सकता है। उसके बाद में तांबेरा ये फसल के ऊपर कब आता है? जब यदि मौसम ज़्यादा ठंडा रहा तो, और कब? फल्ली भरने के टाइम में। इसके अंदर क्या होता है? पत्तों के ऊपर ऐसे आपको छोटे लाल धब्बे दिखाई पड़ेंगे। फिर बढ़ गया तो पूरा पत्ता कवर करता है। एक बार पूरा पत्ता कवर हो गया और उसमें का हरापन चला गया तो क्या होगा? ये फसल फल्ली ये भरेगी नहीं। इसमें क्या करना है आपको? नियंत्रण के लिए सूखे 30 मिली, या तो विसल्प 40 मिली, या तो प्रोपिको 20 मिली 15 लीटर में पानी में डालना है। ये आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हर कीट, हर रोग, इसके लिए अलग अलग यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आपको एक ही जगह पे ला सकते हैं। जब यदि तांबेरा भी होगा, इल्ली भी होगी, तो आप प्रोपिको को उसके साथ में मिला सकते हैं, या तांबेरा के लिए है तो वो इसके साथ में मिला सकते हैं, कोई अड़चन नहीं उसके अंदर आपको। झुलसा रोग बोले तो पूरा फल्ली काली पड़ना और सूख जाना, और ये काले काले धब्बे गिर जाना। ये जितने भी रोग हैं, ये क्या होते हैं मालूम है आपको? ये कब आते हैं? जब हवा के अंदर ज़्यादा नमी, बादल छाए हुए हैं, या तो तापमान और दोनों में कभी कम ज़्यादा ये हो गया, बढ़ गया। यदि तापमान बढ़ गया और ठंडी बढ़ गई, ऐसे टाइम में रोगों का प्रभाव की फसलों के ऊपर ज़्यादा होता है।
तो इसके लिए क्या करना है, क्लोराइटिकम डिमेटिक बोलते हैं इसको। कवक काले बीजाणु बनते हैं, फलियां पीली भूरी पड़ जाती है, बीज बनना और दाना भरने की प्रक्रिया रुक जाती है। विसल 40 मिली या तो ब्लू कार्ड 40 ग्राम या तो पिक्सल 30 ग्राम जो आपको इसमें बताया गया है, क्या में कॉलर रॉट में जो बताया गया है वो आप इसके अंदर झुलसा रोग के ऊपर वापर सकते हैं। बाद में जीवाणुजन्य झुलसा, जीवाणुजन्य बोले तो इसको अपन बैक्टीरियल बोलते हैं। बैक्टीरियल में दो चीजें होती है, इसमें से जो ये आएगा ना तो इसके अंदर ऐसे खड्डा पड़ जाता है, ऐसा ऐसा गाढ़ा ऐसा दबाया जाएगा, आपको दिखेगा वो। उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि ये दिखाई पड़ता है तो आपको एंटीबायोटिक्स जो फफूंदीनाशक है वो लेना है, पर उसके साथ में आपको रेगुलर जो फफूंदीनाशक है अपना ब्लू कार्ड, उसके साथ में यदि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, प्लांटोमाइसिन, वेलिडामाइसिन और कासिकोमाइसिन में से कोई भी एक लेते हैं तो उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और इसको आप रोक सकोगे। उसके बाद में विषाणुजन्य झुलसा, ये पत्तियों के ऊपर ऐसे इसके पीले दाग, पहले पीले बाद में काला होता है, फिर जैसा पीला पीला आगे बढ़ता है वैसा बड़ा बड़ा होना चालू हो जाता है। यहाँ पे दिखाई दिया है आपको, ये बताया जा रहा है कि आपको ये क्यों बताया जाता है कि आप खेत में जाने के बाद में उसको पहचान सकोगे। इसके लिए भी आपको ब्लू कार्ड 30 ग्राम, उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम या तो कोनिका आप सिंगल मार सकते हैं। कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुकामाइसिन है, ये यदि आप दोनों को मार सकते हैं, विषाणुजन्य और जीवाणुजन्य के ऊपर आप एक ही तरह का दवाई ये अपना फफूंदीनाशक लेके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब पीला मोजक, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इसकी आबी से सफेद मक्खी को आप जो रोक सकेगा उसको पीला मोजक का प्रकोप खेत के ऊपर कम दिखेगा। अब सफेद मक्खी को रोकने के लिए क्या करना है, आपको तीनों अवस्था में रोकनी है तो आपको पटियाला पैक लेना है। यदि उड़ने वाली रोकना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, अमेट 10 ग्राम लेना है। यदि आप इसको पहले से मारते हैं तो कभी भी मैं आपको छिड़काव करने के पहले एक थोड़ी सलाह दूंगा, जब आप खेत में छिड़काव करते हैं तो पहले खेतों के पहले चारों बाजू मार लेना चाहिए। चारों बाजू मार लेने के बाद में फिर आप जो पंक्तियां है वो पंक्तियों से जाके आप छिड़काव करना चाहिए। क्यों, जब आप पंक्तियों से छिड़काव करते हैं, आदमी जब आखिरी में जाता है तो उसका कोई ना कोई पौधा वहां पे छूट जाता है। इसीलिए पहले क्या करना है, चारों बाजुओं का 2-2, 3-3 पंक्तियां मार लेनी चाहिए और बाद में फिर खड़ी पंक्तियां मारना चालू करना चाहिए। यदि आप ये मैंने आपको छिड़काव कैसा करना, इसके ये सभी के लिए वही है जो आपको बताया गया। पर आप पीला मोजा के लिए क्या करना चाहिए आपको, यदि कहीं पे भी दिखाई पड़ रहा होगा तो इसको उखाड़ो, बैग में डालो और बाहर जाके फेंक के उसको जला डालो या दबा डालो। इसको ज़्यादा दिन रोकोगे, आज इतना दिखेगा कल और ज़्यादा दिन रोकेगा। उसके बाद में रिप लिंकन वायरस, ये पत्तियाँ ऐसी ऐसी जमा हो जाती है, इसको बेड़किया या ऐसा बोले जाता है, और ये भी सब सफ़ेद मक्खी से होता है। यदि आपको वायरस ग्रस्त पौधे दिखते हैं, शुरुआत में बहुत कम होते हैं, उसको आप उखाड़ो, उसको कहीं पे भी खेत में इधर उधर ना हिला के सीधा थैले में डालो, बोरी में डालो, जमा करके बाहर जाके उसको फेंको और बाद में छिड़काव के लिए आपको पंप पीठ पर लेके छिड़काव करो। अभी विल्ट, ये आकस्मिक विल्ट, ये इसी टाइप में आपको, जब चारकोल रॉड आया था तो इसी टाइप में आपका खेत बन गया था। सब जने क्या बोल रहे हैं, नहीं ये विल्ट है विल्ट है। जब खेतों में जाके हमने बताया आपको लोगों को, विल्ट कई जगह विल्ट भी है, पर ये चारकोल रॉड से आपके खेत ऐसे हो गए। और ये विल्ट जो होता है ऑल ऑफ ए सडन कब होता है, जब कोई भी इसके अंदर पौधे के अंदर नमी या नीचे जीवाणु ज़्यादा बढ़ गए और पौधे की जड़ें यदि सड़ना चालू हो गई तो विल्ट आना चालू होता है। पानी की कमी या अधिक, मैंने जो पहले भी बताया आपको, यदि ट्रेस बैठता है तो भी आ सकता है, ज़्यादा होता है तो भी आ सकता है। पीली और सूखी हो जाती है, ऐसी किस्मों में पानी का तनाव अधीन
नहीं चाहिए, कीना चाहिए, और अधिमात बीबीएफ विधि से बेड पर लगाए जाने पर ये आपको नहीं मिलेगा। यदि आप बीबीएफ से यदि सोयाबीन लगाया होगा तो इसका प्रकोप आपके खेत में नहीं के बराबर दिखाई पड़ेगा। यदि ये शुरुआत में दिख रहा होगा अभी, तो आपको जो पहले छिड़काव बताए गए कि नमी ट्राइकोबूस्ट का या ब्लू कार्ड का है, तो वो वैसा भी किया तो ये बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अभी ये छिड़काव के शेड्यूल बताया जा रहा है। शेड्यूल मैंने एट ए ग्लांस नहीं देना चाहिए था, देना नहीं था मुझे, इसलिए मैं आपको अलग अलग से बताया था। सोयाबीन का पहला छिड़काव क्या करना है आपको, रेज राउडी 15 मिली शाकानिशी के साथ में देना है, या बुआई के 20 से 25 दिन के साथ में 15 लीटर पानी के अंदर 15 मिली रेज और राउडी दीजिए आप। इसमें क्या क्या होगा, आपको शाकनीसी के साथ में देंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा और तना मक्खी और चक्री भुंगा का अटकाव आपको मिल जाएगा। यदि आपने वो नहीं किया होगा तो 20 से 25 दिन के अंदर आप रेज या राउडी का छिड़काव कर सकते हैं। सोयाबीन का दूसरा छिड़काव, यदि अच्छी ग्रोथ है तो क्या करना है आपको, बुआई के 35 दिन के दौरान झेना 15 मिली या तो राउडी 15 मिली या तो ईमान, और ईमान के अंदर पांडा सुपर, उसमें जेप 15 मिली, परिस 1261 100 ग्राम 15 लीटर में। यहाँ पे आपको इल्ली का प्रकोप चालू हो जाता है, हरी इल्ली का चालू हो जाता है और बाकी वो बाल वाली इल्ली का चालू होता है। इसके लिए आपको कीटनाशक दिए हुए हैं। पर यदि फूल चालू हो गए होंगे और डालियाँ चालू हो गई होंगी और बढ़ाना है और फूल बढ़ाना है और डालियाँ बढ़ाना है, तो आपको झेप और 1261 लेना बहुत जरूरी है। यदि झेप और 1261 लेते हैं तो आपको डालियाँ भी अच्छी मिलेगी और फूल बहुत सारे मिल जाएंगे। ये छिड़काव आपके लिए बहुत मायने रखता है। 35 दिन का वाला छिड़काव जो है बहुत मायने, और यदि कम ग्रोथ होगी तो क्या करना चाहिए, दवाई तो वही है, उसके अंदर रिफ्रेश और परिस 19 75 ग्राम डालना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी। अब सोयाबीन के लिए तीसरा छिड़काव, दूसरा छिड़काव ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आप दूसरे छिड़काव के लिए सही मायने के ऊपर जो आपको हमने यहाँ पे दवाइयाँ बताई है उस लीजिए, कुछ क्षेत्र में हमारा मानिए और कुछ क्षेत्र में आप अपने दिमाग से करें और आपको हमें बोलिए कि सर आपने दिया हुआ बहुत अच्छा पड़ा है। बुआई के 40 या 50 दिन के दौरान क्या करना है आपको, मस्केट, बाद में सिंजो, सरेंडर, ये आपको दवाई लेनी है। ये तीनों कीटनाशक है। उसके बाद में आपको रायबा लेना है। रायबा क्यों लेना है आपको, फूल से फल्ली और बारीक फल्ली और फल्ली से अच्छी फल्ली बनना है, कन्वर्शन बोलते हैं, उसके लिए आपको रायबा लेना है। और यदि वहां पे कुछ रोगों का यदि असर दिख रहा है तो आपको विष के अंदर विसल्फ डालना है। फिर आप में करपा होगा या आप में तंबेरा होगा या और कोई हल्का सा कोई रोग दिखाई पड़ रहा होगा तो उसके लिए आपको उसमें विसल्फ डालना है। 15 लीटर पानी के अंदर ये दवाई है। आप सबसे अच्छा है मस्केट या सिंजो, सरेंडर, तीन में से कोई भी चुनो, वो दोनों तो चीज़ बढ़िया है, वो आप ले सकते हो उसके साथ में। बाद में यदि आपको क्रॉप तैयार हो गई होगी, अच्छी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपको गरज पड़ती है तो ये आपको चौथा छिड़काव लेने में कोई हरकत नहीं है। इसके अंदर तीन जो प्रोडक्ट बताए गए हैं ये कैसे है, आपको इसके अंदर विटारा प्लस बहुत बढ़िया है, या तो राउडी और पांडा सुपर, या ये कीटनाशकों में से एक तो विटारा प्लस अलग एक ही लीजिए, नहीं तो राउडी या पांडा सुपर लीजिए। अब प्रोपी को क्यों लेना चाहिए, प्रोपी को यदि कोई रोग होगा, उसके ऊपर तंबेरा होगा या करपा होगा या फल्ली का ऊपर कुछ सड़ना चालू हो गया होगा, तो प्रोपिको वहां पे काम करेगा, कोई नहीं। और प्रोपिको का दूसरा काम क्या है ये मैं आपको बताता हूं। यदि आप प्रोपिको मारते हैं तो कुछ दिन के लिए ग्रोथ जगह पे रहती है, और ग्रोथ जगह पे रहने के बाद में पत्ता एकदम हरा होता है। पत्ता हरा होने के बाद में क्या होगा, फलियां भरना चालू हो जाएगी। ये प्रोपिको का वहां पे आपको एडवांटेज मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे फफूंदी नाशक जो है वो प्रोपिको लेना है। उसके बाद में भरारी से क्या होगा, दाना बड़ा हो जाएगा, भरना चालू हो जाएगा, और बिग बी वही काम करेगा। ये यदि कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो आपको फसल
अच्छी खासी उपज अच्छी खासी मिल सकती है, जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई बूस्टर के हिसाब से अपन ने कुछ छिड़काव किए हैं तो अपने को फसल अच्छी आई है। तो इस हिसाब से यदि आप काम करते हैं सोयाबीन के अंदर तो आपको निश्चित रूप से उपज अच्छी मिलेगी और आपका सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा। अब जो मैंने इसके अंदर जो आपको दवाइयाँ बताई है उसके लिए क्या करना है, आपको कौन सी दवाई मैंने बताई है उसका आपको यहाँ पे मैंने पूरा उसका बताया। राउडी क्या है, क्लोरानिट्रिप्रोल प्लस लैम्ब्डासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। संपर्क और स्टमक पॉइजन है। सोयाबीन, अरहर, कपास, धान ये इसके ऊपर जाता है और फल और सब्जियों के ऊपर जाता है। क्या क्या कवर करता है ये, स्टेम बोरर, लीफ होल्डर, ग्रीन लीफ हॉपर, पॉट बोरर, बोलवॉर्म सेगमेंट, डीबीएम और ये टूटा एब्सोल्यूटा, ये जो कीट है ये टोमेटो के ऊपर ज़्यादा है और फॉल आर्मीवर्म ये तुम्हारा मक्का के ऊपर ज़्यादा है। इसका प्रमाण क्या है, 1 मिली प्रति लीटर या तो 200 ml प्रति एकड़ इसको वापरना है। यदि आपने राउडी को स्प्रे किया है तो आपको रेज या बाकी कीटनाशक मारने की जरूरत नहीं, इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। बाद में क्या है, विटारा प्लस, मैंने आपको विटारा प्लस के बारे में बताया। इसमें क्या है, नोवाल्यूरॉन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। ये लग गया कि मरना है, या तो पौधे के ऊपर दवाई गिरी है उस पर से इल्ली चल रही है तो भी मरना है, और इल्ली चलते चलते टाइम में यदि उसके मुंह खुला होता है उसके मुंह के अंदर भी थोड़ा सा भी लग गया तो भी मरना है। तो ये सबसे बढ़िया दवाई है। आपको सोयाबीन के अंदर यदि विटारा प्लस का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको कोई बाकी दूसरे कीटनाशकों का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोयाबीन के ऊपर डायमंड ब्लैक में तंबाकू इल्ली, जो आपको स्पोडोप्टेरा बताया, फल छेदक जो पूरी फल्ली खाने वाली इल्ली, फल्ली छेदक और तना छेदक, ये तीनों ये सब इल्लियों के लिए अच्छा काम करता है। इसका जो प्रमाण है 2.5 मिली प्रति लीटर या तो 500 ml प्रति एकड़ से आपको मारना है। ये कीड़ों को पंगु बनाता है, पैरालाइज बोलते हैं उसको। एक बार ये कीड़ के ऊपर लग गया तो कीड़ आगे का पूरा फंक्शन उसका रुक जाता है, आगे का फंक्शन रुक गया तो आपकी फसल बच जाती है। बाद में सिंजो, ये आपको जो दवाइयाँ बताई जा रही है ये आखिरी में बताऊंगा आपको कि ये ही क्यों लेना चाहिए। सिंजो, आप इसके पहले जो दवाई आई थी कोराइजन नाम से वो वापरते थे, अब आपको हम सिंजो दे रहे उससे कम कीमत में और उससे अच्छे रिजल्ट के लिए। कपास के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, कहीं भी आपको ये चना बिना में इल्ली दिखती है और आपको छिड़काव ज़्यादा करने की इच्छा नहीं है तो आप सिंजो मार दीजिए। 1 या 2 सिंजो में अंदर आपका काम हो जाएगा। पर अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए तो आपको विटारा प्लस लेना चाहिए। इसका प्रति लीटर 0.5 ml या प्रति एकड़ 75 मिली का इसका उपयोग करना है आपको। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में मस्केट, इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC, ये कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन वाला प्रयोग है। इसके अंदर ये संपर्क में भी आएगा और स्टमक पॉइजन भी है। स्टमक पॉइजन बोले तो इल्ली यदि उसको मुंह से लेती है उसको स्टमक पॉइजन किया जाता है। सोयाबीन, कपास, चावल, भिंडी, पत्ता गोभी इसके ऊपर चलता है। सब तना छेदक जितनी इल्लियाँ है उसके लिए आता है, और थ्रिप्स और माइट्स के लिए सबसे बढ़िया है। प्रति लीटर 2 मिली, प्रति एकड़ 300 मिली आपको ये ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको चारों प्रोडक्ट मेरे बताए हैं यहाँ पे, राउडी, विटारा प्लस, सिंजो और मस्केट, ये जो मार्केट में आपको एक बैराजाइड है, कोराइजन है, ये जो मिलते हैं इससे अच्छे रिजल्ट देने वाले और उनसे कम कीमत में आपको बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट है। आप एक बार इसका वापर करने के बाद में हमें बोलिए कि सर सही बताया आपने, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। यदि आपको ये अभी जो बताया मैंने सोयाबीन का कीट प्रबंधन, इसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है या आपको समझ में नहीं आता है तो हमारा 2888 16 78 88 इसके ऊपर कॉल करके पूछिए।
आपके पूरे जितने भी सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।